हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में 13वें नंबर की क्लास है, और स्पेशल बंगाल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय उसमें 6वें नंबर की क्लास है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था जैसे कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। कब की थी? 1724 में, 2324 में की थी। उसके बाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद कौन बनता है? हालांकि क्या हुआ था कि जैसे 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसने अपने नाती सरफराज खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परंतु सरफराज खां का पिता सुजाउद्दीन मोहम्मद खां और मुर्शिद कुली खां का दामाद ने सरफराज खां को अपदस्थ कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया था, और स्वयं बंगाल का नवाब बना तो 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। 1739 में जैसे ही सुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु होती है तो सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज खां एक अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ था, और 1740 में उसे पराजित कर अलीवर्दी खां ने बंगाल की सत्ता हथिया ली थी। किसने? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहता है। अब अलीवर्दी खां 1756 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अर्थात बंगाल का नवाब बना अगला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक बंगाल का नवाब रहता है। कौन? सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहता है, और प्लासी के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1757 को उसकी मृत्यु हो जाती है, कि उसे मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मीरन का सेनापति था लाल खां, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। कब? 2 जुलाई 1757। 2 जुलाई 1757 से अक्टूबर 1760 तक मिर्जा पर बंगाल का नवाब रहता है। कब तक? 2 जुलाई 1757 से अक्टूबर 1760 तक। अक्टूबर 1760 से मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। तो आज हम मीर कासिम को, प्लासी का युद्ध हमने पढ़ लिए, प्लासी के युद्ध के परिणाम पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है मीर कासिम। ठीक है ना? आज हमारा टॉपिक क्या है? मीर कासिम। तो हेडिंग डालेंगे हम मीर कासिम। मीर कासिम। ठीक है ना? मीर कासिम कब से कब तक शासक रहता है? 1760 से 1763 तक। मीर कासिम कब से कब तक शासक रहा? 1760 से 1763 तक शासक रहा था। ठीक है, शुरू करते हैं मीर कासिम के। मीर कासिम ने शासक नवाब बनते ही युद्ध पूर्व, मतलब नवाब बनते ही सारी संधि, जो संधि की गई थी नवाब बनने के लिए, जो संधि की थी बेंसीटाट के साथ, हॉलवेल के साथ, उन सभी शर्तों के साथ साथ कुछ धन भी दिया। जैसे बेंसीटाट को 5 लाख रुपए दिए थे, हॉलवेल को 2,70,000 रुपए दिए थे, इस तरह से कर्मचारियों के दिए थे 7 लाख रुपए, इस तरह से धन भी दिया। तो लिखते हैं अपन, मीर कासिम नवाब बनते ही मीर कासिम ने मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद संधि की शर्तों को पूरा करने के साथ साथ संधि की, क्योंकि देखो हॉलवेल के साथ संधि की थी ना, मीर कासिम नवाब बना, हॉलवेल के साथ संधि की थी, जो अनंतिम रूप से संधि हुई थी हॉलवेल के साथ, जिसे बेंसीटाड ने पूर्ण रूप से समझौता कर लिया था। ठीक है ना? तो लिखिए, संधि की शर्तों को पूरा करने के साथ साथ
पूरा करने के साथ साथ बेंसीटाट, क्योंकि बेंसीटाट कौन था, अगला गवर्नर बना था, है ना, क्लाइव के बाद अगला गवर्नर कौन बना, बेंसीटाट। बेंसीटाट तथा अन्य लोगों को धन दिया। ठीक है ना, अन्य लोगों को धन दिया। जैसे देखते हैं अपन, जैसे ठीक है, लिखिए, जैसे बेंसीटाट को 5 लाख रुपए, 5 लाख किसको, बेंसीटाट को। 2.7 लाख किसके लिए, हॉलवेल के लिए, क्योंकि इसने अनंतिम संधि की थी। 2.7 लाख, 2 लाख कैलार्ड, 2 लाख कैलार्ड, और 7 लाख कंपनी के अन्य कर्मचारियों को, कंपनी के माफ कीजिए, कंपनी के अन्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों को धन दिया। ठीक है ना, कंपनी के अन्य कर्मचारियों को धन दिया। कितना, 5 लाख बेंसीटाट के लिए दिया था, और बेंसीटाट कौन था, गवर्नर था। 2.7 लाख को किसको दिए, हॉलवेल को दिया, जो कि कार्यवाहक गवर्नर रहा था बेंसीटाट और क्लाइव के बीच। मतलब क्लाइव इंग्लैंड गया था, और जब तक बेंसीटाट आया जब तक कार्यवाहक कौन रहा था, हॉलवेल रहा था। और कैलार्ड के लिए दिए थे 2 लाख, और 7 लाख कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दिए। अगला पॉइंट लिखे, इस प्रकार, यहां से लिखिए, इस प्रकार मीर कासिम धन देकर बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिखिए, कालांतर में तत्पश्चात मीर कासिम ने, ऐसा लिखिए, बाद में मीर कासिम ने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र व्यवहार करना कर दिया। ठीक है ना, बाद में मीर कासिम ने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, समझ में आया कि इस प्रकार मीर कासिम धन देकर बंगाल का नवाब बनता है, परंतु बाद में मीर कासिम कैसे स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर देता है, जैसे कि अपन अगली स्लाइड पर देखते हैं। जैसे
मुर्शिदाबाद से राजधानी, ऐसा लिखिए, राजधानी मुर्शिदाबाद से, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुंगेर कहां पर है? बिहार में स्थानांतरित की। ठीक है ना? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अब क्योंकि इसका रीजन भी है कि मुंगेर स्थानांतरित करने का कारण था कि कभी कभी एक तो जो अंग्रेज थे ना, उनका राजधानी में अधिक हस्तक्षेप हो रहा था, तो उस हस्तक्षेप से बच सकेगा। राजधानी में अधिक हस्तक्षेप हो रहा, उस हस्तक्षेप से बच सकेगा। दूसरा कारण था कि अगर भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा गया तो अवध का सहयोग प्राप्त कर लेगा, वो भागकर अवध चला जाएगा और अवध का सहयोग प्राप्त कर लेगा। यही हुआ था बक्सर के युद्ध का। ठीक है, तो लिखते हैं, यहां लिखते हैं, क्योंकि लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, राजधानी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम होगा। अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राजधानी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध हुआ, भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो वह भागकर अवध चला जाएगा। ठीक है, अवध चला जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, ये तो हो गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी क्यों स्थानांतरित की थी, उसके दो कारण हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों पर खिजरी जमा नामक नया कर लगाया। ठीक है ना, प्रशासनिक अधिकारियों पर खिजरी जमा नामक नया कर लगाया था, जिससे राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हो सके, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। ठीक है ना, कौन सा कर लगाया? खिजरी जमा नामक कर, नया कर लगाया था। क्यों लगाया? क्योंकि राजस्व में वृद्धि करने के लिए खिजरी जमा कर लगाया था। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, जमींदारों की शक्ति का दमन करने हेतु, ऐसा लिखिए, जमींदारों की शक्ति का दमन किया। जमींदारों की शक्ति का दमन किया।
जैसे बिहार के रामनारायण, बिहार के रामनारायण द्वारा ब्यौरा न दिया जाने के कारण, ब्यौरा न दिया जाने के कारण जमींदारी छीन ली गई तथा रामनारायण को कैद कर लिया। तथा रामनारायण को कैद कर लिया गया था। ठीक है ना। जमींदारों की शक्ति का दमन किया। क्यों क्या हुआ था? रीजन शक्ति का दमन करने का कारण था कि जो बिहार का रामनारायण जमींदार था ना, वो ब्यौरा नहीं दे रहा था, समय समय पर टैक्स नहीं दे रहा था, ब्यौरा नहीं दे रहा था। इस कारण जमींदारों को दमन करने के लिए उसने एक नीति अपनाई और जैसे बिहार के रामनारायण से जमींदारी छीन ली और उसे क्या कैद कर लिया था। किसको? रामनारायण को। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखते हैं। मुंगेर में बंदूक आधुनिक, ऐसा लिखिए, आधुनिक शस्त्रागार खोला। आधुनिक शस्त्रागार खोला। ठीक है ना। मुंगेर में आधुनिक शस्त्रागार खोला था। तथा अगला पॉइंट लिखिए, अगले स्लाइड पे अगला पॉइंट लिखिए। मुंगेर में ही एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खुला। मुंगेर में ही एक यूरोपीय पद्धति के आधार पर सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोला। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोला। कहां खोला था? मुंगेर में। ठीक है ना। मुंगेर में ही एक यूरोपीय पद्धति के आधार पर सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोला था। किसने खोला था? मीर कासिम ने खोला था। ठीक है, किसने खोला? मीर कासिम ने खोला था। आगे लिखें। जिसमें प्रमुख प्रशिक्षक इस प्रकार है। ठीक है। लिखिए। नंबर 1 समरू, प्रमुख प्रशिक्षक इस प्रकार है। नंबर 1 गुरगीन खां, आर्मीनिया का। गुरगीन खां कहां का था? आर्मीनिया। ठीक है। नंबर 2 समरू, जर्मनी का। समरू कहां का? जर्मनी का। और नंबर 2 समरू, नंबर 3 मोहम्मद टकी। मोहम्मद टकी। ठीक है ना। नंबर 3 कौन है? मोहम्मद टकी।
आगे बढ़े, चलो। मार्च 1763 में, अब देखो, स्वतंत्र व्यवहार किया, इतने सारे काम किए स्वतंत्र व्यवहार में, इनसे अंग्रेजों को कोई समस्या नहीं थी, जो भी किया ठीक है करो। हालांकि ये बक्सर के युद्ध के लिए कारण बनते हैं। एक से क्या होता है, हालांकि यहां बक्सर के युद्ध के लिए कारण बनते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था वो ये है, मैं लिखूंगा, ठीक है। 23 मार्च 1763 को, कब, 23 मार्च 1763 को मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया था। किसने? मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया। तो लिखते हैं, मार्च 1763 में मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया। मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया, मतलब मार्च 1763 में मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश के तहत क्या किया था कि पहला आदेश तो ये था, मतलब एक ही पॉइंट है मेन रूप से, कि बंगाल में अगले 2 वर्षों तक किसी प्रकार का चुंगी कर नहीं दिया जाएगा। बंगाल में अगले 2 वर्षों तक किसी प्रकार का चुंगी कर नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया इसने, मीर कासिम ने? भाई उसे टैक्स मिलता, चुंगी कर, ऐसा क्यों किया? क्या जनता की भलाई करना चाह रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए किया था, जो अंग्रेजों को जो पट्टा मिला था ना, दस्तक प्रणाली, फर्रुखसियर से 1717 में जो गले का पट्टा मिला ना, कुत्तों का पट्टा बोलते हैं जैसे, दस्तक प्रणाली, जिससे वो अंग्रेज किसी को टैक्स नहीं देते, उस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे थे, जो कि भारतीय व्यापारी थे उनको बेच देते कम पैसे में। तो वो दुरुपयोग कर रहे थे ना, इसीलिए क्या किया था कि उस दस्तक प्रणाली को समाप्त तो नहीं कर सकता था कौन? मीर कासिम। इतना शक्तिशाली शासक नहीं था, तो उसने ये काम किया था कि सभी के लिए मैं टैक्स फ्री कर देता हूं, तो दस्तक ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा, कोई महत्व ही नहीं निकलेगा। ये सबसे खतरनाक काम किया था किसने? मीर कासिम ने। और इसलिए अंग्रेज भड़क गए, और भड़क गए तो बक्सर का युद्ध होता है फिर 1764 में, ठीक है। लिखते हैं 1763 में, मार्च 1763 में मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत बंगाल में अगले 2 वर्षों तक किसी प्रकार का चुंगी कर नहीं लगाया जाएगा। चुंगी कर वसूल नहीं किया जाएगा। चुंगी कर वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? अगले 2 वर्षों तक किसी प्रकार का चुंगी कर वसूल नहीं किया जाएगा। अब क्या होता है? नहीं किया जाएगा तो जो अंग्रेजों की दस्तक प्रणाली थी वो शून्य घोषित हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं निकलेगा अब, क्योंकि सभी से ही तो नहीं ले रहा है ना टैक्स, एक स्पेशल अंग्रेज नहीं, अब सभी से नहीं ले रहा है। तो लिखिए, जिस कारण, ऐसा लिखिए, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की दस्तक प्रणाली शून्य घोषित हो गई। अंग्रेजों की दस्तक प्रणाली क्या हो गया? शून्य घोषित हो गई थी। समझे? परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की दस्तक प्रणाली कैसी हो गई? शून्य घोषित हो गई थी।
जो अंग्रेजों की विशिष्टता पर प्रहार था, जो अंग्रेजों की विशिष्टता पर प्रहार हुआ। ठीक है ना, अंग्रेजों की विशिष्टता पर प्रहार हुआ। अगला पॉइंट अब ऐसा लिखिए, इन्हीं कारणों के चलते इन्हीं कारणों के चलते इन्हीं कारणों के चलते अंग्रेज और कासिम के मध्य विवाद शुरू हुआ। मध्य विवाद शुरू हुआ। ठीक है ना, इन्हीं कारणों के चलते अंग्रेज और कासिम के मध्य विवाद शुरू हो गया था। समझे? आगे बढ़े। अब हेडिंग डाल लो, बक्सर का युद्ध 1764। हेडिंग है बक्सर का युद्ध 1764। कब होता है? पहली बात तो यहां लिख दो, 22 अक्टूबर 1764। हालांकि 23 अक्टूबर को भी लड़ा जाता है थोड़ा सा, लेकिन मेन रूप से कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किस किस के मध्य होता है? अंग्रेज और त्रिगुट के मध्य। त्रिगुट कैसे बना था वो भी अभी कहानी बनेगी, तो हम बक्सर के युद्ध में क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन देखेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में। सबसे पहले युद्ध पूर्व घटनाक्रम देखी जाएगी। क्या है? युद्ध पूर्व घटनाक्रम। उसके बाद हमें देखना है युद्ध के समय घटनाक्रम, युद्ध के बाद घटनाक्रम, परिणाम और फिर महत्व। महत्व बोले संधि कौन कौन सी हुई, वो सारी चीज अपन को देखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज अपन ने देखनी है। तो लिखें अपन क्या क्या पढ़ना है अपन को बक्सर के युद्ध में, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है युद्ध पूर्व घटनाक्रम। युद्ध पूर्व घटनाक्रम। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि युद्ध के समय घटनाक्रम। फिर युद्ध के समय क्या हुआ था, कैसी घटना हुई। युद्ध के बाद घटनाक्रम। ठीक है, युद्ध के बाद घटनाक्रम, फिर परिणाम और फिर लिखना है महत्व। हालांकि परिणाम में संधि भी आएंगी सामने, इलाहाबाद की संधि वो भी सामने आएगी, तो अपन ने देखना है। ठीक है, तो अपन ने लिखना है, सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी युद्ध पूर्व। दिख रहा है? युद्ध पूर्व घटनाक्रम। पहली हेडिंग क्या है? युद्ध पूर्व घटनाक्रम।
युद्ध पूर्व घटनाक्रम में भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी घटनाएं सामने आई थी युद्ध पूर्व घटनाक्रम में। युद्ध पूर्व घटनाक्रम में कौन कौन सी घटनाएं सामने आई थी, जैसे पटना हत्याकांड। मतलब युद्ध पूर्व घटनाक्रम, युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध तो तुरंत हो जाता है, एक दिन का है, लेकिन उससे पहले घटना कौन कौन सी थी वो अपन को देखना है ना। तो देखने, जैसे पटना हत्याकांड हुआ था, मीर कासिम ने लगभग 40 अंग्रेजों की हत्या कर दी। इसी में राम नारायण, जगत सेठ और माणिक चंद, इनकी भी हत्या करवा दी समरू से, जो उनका सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, सैन्य प्रशिक्षक था ना समरू जर्मनी का, उससे इनकी भी हत्या कराई गई थी। क्योंकि मीर कासिम का ऐसा मानना था कि जो मेरी बर्बादी पर हंसेगा ना, मैं उनको पहले ही निपटा देता हूं, तो भाई मेरी बर्बादी पे कोई हंसने वाला ही नहीं रहेगा। बहुत शानदार, ठीक है। युद्ध पूर्व घटनाक्रम में पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड, घिरिया कटवा उदयनाला, घिरिया कटवा उदयनाला, ठीक है। घिरिया कटवा उदयनाला मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है। घिरिया कटवा उदयनाला मुर्शिदाबाद एवं घिरिया कटवा उदयनाला मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर की लड़ाइयां, ठीक है। और त्रगुट बनना, त्रगुट बनना, ठीक है। त्रगुट बनना, इतने सारे घटनाक्रम हुए थे। मतलब युद्ध पूर्व की घटनाएं ये सारी, पटना हत्याकांड होता है, घिरिया की लड़ाई होती है, कटवा की लड़ाई होती है, उदयनाला की होती है, मुर्शिदाबाद की होती है, मुंगेर की होती है। इन सब में मीर कासिम पराजित हो जाता है। 15,000 सेना थी, 7,000 लगभग 7,000 सैनिक थे अंग्रेज, और मीर कासिम की 15,000 सेना थी, फिर भी पराजित हो जाता है। जब पराजित हो जाता है, सब कुछ इसके हाथ से चला जाता है, पटना भी चला जाता है, मुर्शिदाबाद भी चला जाता है, मुंगेर भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। फिर जाता है कहाँ, अवध, और अवध के शासक शुजाउद्दीन से मिलता है। फिर शाम को पार्टी करता है, फिर बोलता है हम तो डूबे सनम, लेकिन तुमको भी डुबा के मरेंगे। समझे? क्योंकि त्रिगुट बनाता है, अवध के शासक शुजाउद्दीन के साथ मिलता है, तो त्रिगुट बनाता है, तो बोलता है कि हम तो डूबे सनम, लेकिन तुम्हें भी डुबाएंगे। दारू पीते, बढ़िया शांतिपूर्वक समझौता, मस्त। बोले कि यार, इधर बोलता है बड़ा गम था, बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार किया है अंग्रेजों ने। शुजाउद्दीन बोलता है टेंशन बन ले, हम है ना विचार। फिर दोनों मिल जाते हैं। फिर तीसरे व्यक्ति दिल्ली के शासक शाह आलम दुत्ती को भी मिला लेते हैं, दिल्ली के शासक शाह आलम दुत्ती को भी मिला लेते हैं। इस तरह त्रिगुट बन जाता है, और त्रिगुट बन जाता है तो फिर युद्ध होता है। 40,000 की सेना 7,072 सैनिकों से पराजित हो जाती है। अंग्रेजों के मात्र 7,072 सैनिक थे, और उससे 40,000 सेना पराजित हो जाती है। फिर अवध के शासक से संधि की जाती है। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की जाती है, और दिल्ली के शासक शाह आलम दुत्ती से अवध इलाहाबाद की संधि की जाती है, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। लेकिन मीर कासिम मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक भागता रहा, अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया, और 1777 में शायद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं आगे। अगली स्लाइड पे आ जाइए। लिखिए, दस्तक निष्प्रभावी होने के कारण, दस्तक प्रणाली निष्प्रभावी होने के कारण समझ में आया? दस्तक प्रणाली निष्प्रभावी कर दी, तो उसके कारण क्रोधित होकर पटना के अंग्रेज अधिकारी एलिस ने कारण
क्रोधित होकर पटना के अंग्रेज अधिकारी एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना पर 24 जून 1763 को पटना पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 24 जून 1763 को आक्रमण किया। अब क्या होता है, जब एलिस ने पटना पर आक्रमण किया तो भाई क्या नाम है इसका, मीर कासिम के साथ बैठेगा। मीर कासिम ने आक्रमण किया था और इन सब को कैद कर दिया था पटना कारागृह में। तो आगे लिखते, परिणाम स्वरूप ये वाला पेन यूज करते हैं। कासिम ने पटना पर आक्रमण कर पटना पर अभियान कर एलिस सहित अन्य अंग्रेज अधिकारियों को पटना कारागृह में बंद कर दिया। ठीक है ना, एलिस सहित अन्य अंग्रेज अधिकारियों को पटना कारागृह में बंद कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। आगे बढ़े, समझ में तो आ रहा है ना। आगे लिखते हैं, इस घटना से पूर्व ही, ये कब की घटना है? 24 जून 1763 की घटना है। इस घटना से पूर्व ही 10 जून 1763 को कलकत्ता से अंग्रेज अधिकारी आता है। कलकत्ता से क्या होता है, इस घटना से पूर्व ही एडम्स आता है और एडम्स ने मुंगेर की ओर निकल चुका था। मतलब कब? 10 जून 1763 को। तो लिखते हैं, इस घटना से पूर्व ही इस घटना से पूर्व ही 10 जून 1763 को, कब? 10 जून 1763 को एडम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना मुंगेर की ओर निकल चुकी थी। एक विशाल सेना मुंगेर की ओर निकल चुकी थी। ठीक है ना, कहां की ओर निकल चुकी थी? मुंगेर की ओर निकल चुकी थी। कासिम को नवाब पद से हटाने हेतु। क्यों निकली थी? क्योंकि इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो लिखिए, क्यों निकली थी? मीर कासिम को नवाब पद से हटाने हेतु, नवाब पद से
हटाने हेतु, ठीक है ना, कासिम को नवाब पद से हटाने हेतु निकल चुकी थी। अगला पॉइंट लिखिए, एडम्स की सेना में, एडम्स की सेना में 5000 सैनिक थे। पांच हजार सैनिक थे। एडम्स की सेना में कितने, 5000 सैनिक थे। मतलब कासिम को नवाब पद हटाने हेतु कहां निकल चुकी थी, मुंगेर की ओर निकल चुकी थी। और एडम्स की सेना में कितने थे, 5000 सैनिक थे। एडम्स की सेना में 5000 सैनिक थे तथा कासिम की सेना में 15,000, तथा कासिम की सेना में 15,000 सैनिक। ठीक है, कासिम की सेना में कितने, 15,000 सैनिक थे। अगला पॉइंट लिखिए, एडम्स की सेना ने एडम्स की सेना ने कटवा, घिरिया, मुर्शिदाबाद, ठीक है, घिरिया, मुर्शिदाबाद, उदय नाला, आदि सभी, उदय नाला, मुंगेर, उदय नाला, आदि स्थानों पर, उदय नाला, मुर्शिदाबाद, उदय नाला आदि स्थानों पर मीर कासिम को पराजित किया। मीर कासिम को पराजित किया। उदय नाला, मुर्शिदाबाद, उदय नाला आदि स्थानों पर मीर कासिम को पराजित किया। किसने किया था, एडम्स की सेना ने। और एडम्स की सेना मात्र कितनी थी, 5000 थी। एडम्स की सेना कितनी थी, 5000 थी। और कासिम की सेना कितनी थी, 15,000 थी। ठीक है, कासिम की सेना कितनी थी, 15,000 थी। और इतने स्थानों पर, कितने स्थानों पर, कटवा, गिरिया, मुर्शिदाबाद, उदय नाला आदि स्थानों पर पराजित किया था। किसको, मीर कासिम को। किसने, एडम्स की सेना ने। अगला पॉइंट लिखिए, कासिम मुंगेर बिहार से निकलकर, अब क्या होता है, अब यहां पराजित होता है और अपने मुंगेर आ जाता है। मुंगेर से अजीमाबाद की ओर बढ़ता है। मुंगेर बिहार, मुंगेर कहाँ है, बिहार, और मुंगेर से अजीमाबाद की ओर बढ़ता है। अजीमाबाद बोले तो पटना, क्योंकि अजीमाबाद किसने रखा था, अजीम उस शान ने। जब वहां का सूबेदार था ना बंगाल का, तो पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया था, अजीमाबाद कर दिया था। तो अजीमाबाद की ओर निकलता है। तो लिखिए, कासिम मुंगेर बिहार से निकलकर अजीमाबाद की ओर बढ़ता है। अजीमाबाद कोष्ठक में लिख लेना, पटना की ओर बढ़ता है। अब क्या होता है, जैसे ही कासिम बिहार मुंगेर से निकला, तो जो मुंगेर का अधिकारी था उसने मुंगेर को अंग्रेजों के हाथ थमा दिया था। मतलब किसको, एडम्स को सुपुर्द कर दिया था मुंगेर को। तो मुंगेर तो हाथ से चला ही गया था। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, इसी समय पीछे से, मतलब जैसे ही निकलता है,
तत्पश्चात अली खां ने मुंगेर को तत्पश्चात अली खां ने मुंगेर किला को घूस लेकर अंग्रेजों के हाथ थमा दिया। अंग्रेजों के हाथ थमा दिया मतलब अब क्या हो गया था, मीर कासिम से मुंगेर भी हाथ से चला गया। मुर्शिदाबाद तो पहले ही गया, उदयनाला गया था, कटवा गया था, सभी जगह चले गए थे। कहाँ, किससे? मीर कासिम से। और जो मुंगेर राजधानी थी ना, वो भी हाथ से चली गई थी। मुंगेर राजधानी थी, वो भी हाथ से चली गई थी। आगे लिखते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है, लिखिए। अब कासिम का सब कुछ छिन गया। अब कासिम का सब कुछ छिन गया। ठीक है ना, अब कासिम का सब कुछ छिन गया। अब कासिम का सब कुछ छिन गया। इस परिस्थिति में कासिम ने 6 अक्टूबर 1763 6 अक्टूबर 1763 6 अक्टूबर 1763 को पटना कारागृह में कैद कर्मचारियों को 6 अक्टूबर 1763 को पटना कारागृह में अंग्रेजों को सीधा सा लिख दो, अधिकारी छोड़ो, कैद अंग्रेजों को मार दिया। एलिस सहित कैद अंग्रेज अधिकारियों को एलिस सहित मार दिया। अंग्रेजों को एलिस सहित मार दिया, जिसमें लगभग 40 अंग्रेजों की जान गई। जिसमें लगभग 40 अंग्रेजों की जान गई। जिसमें लगभग 40 अंग्रेजों की जान गई थी। अब क्या होता है भाई, इसी घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिखिए, इसी घटना को पटना हत्याकांड के नाम से, कब? 6 अक्टूबर 1763 को। ठीक है, पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड, है ना। माफ कीजिए, इसमें 40 नहीं है, 45 कर लेना, माफ कीजिएगा, है ना। ठीक है, जाना जाता है, जिसमें एलिस गुर्गिन व गुर्गिन सहित
अन्य अंग्रेज कर्मचारी थे, अन्य अंग्रेज कर्मचारी थे, जिसमें एलिस गुर्गेन सहित अन्य कर्मचारी थे। ठीक है, कितने मारे थे? 45 मारे गए थे। अब क्या होता है, मुंगेर क्या जाता और पटना में इन लोगों की हत्या कर दी थी। पटना हत्याकांड हुआ था 6 अक्टूबर 1763 को। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। आगे की घटना चलिए लिखिए। अब इतने कर्मचारी थे जिसमें एकमात्र अंग्रेज था, और उस अंग्रेज को विलियम फुलटन, क्या नाम था? विलियम फुलटन को छोड़ा गया था। किसके कहने पर? गुलाम हुसैन के कहने पर कर्मचारी थे, ऐसा लिखिए। परंतु एकमात्र अंग्रेज विलियम, डॉक्टर विलियम फुलटन को गुलाम हुसैन के कहने पर छोड़ा था। गुलाम हुसैन के कहने पर छोड़ा था। ठीक है ना? किसके कहने पर? गुलाम हुसैन के कहने पर। भैया ये गुलाम हुसैन कौन था और गुलाम हुसैन की बात क्यों मानी थी? क्योंकि मीर कासिम तो वैसे ही बहुत क्रोधित था, बहुत परेशान था, सब कुछ छिन गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। भाई वो तो रोडपति बन गया था, रोडपति बन गया, मरता क्या नहीं करता, वो तो सबको मार रहा था। लेकिन इसको क्यों छोड़ा था? गुलाम हुसैन के कहने पर। गुलाम हुसैन दरबारी साहित्यकार था। किसका? बंगाल के नवाबों का, जो कि अलीवर्दी खां से लेकर, जब नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली में, तो दिल्ली से भागकर अलीवर्दी खां के दरबार में आ गया था। ठीक है, दिल्ली से भागकर कहां आ जाता? अलीवर्दी खां के दरबार में आ गया था। और उस समय से ही बंगाल में रहा था अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो उसके कहने पर इसको छोड़ा गया था। और गुलाम हुसैन की पुस्तक से ही प्लासी की संपूर्ण घटना की जानकारी मिलती है, प्लासी की युद्ध की। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, गुलाम, नोट करके लिख लो, गुलाम हुसैन, नोट। भाई 2000 का नोट है, क्या पता आपके काम आया। लिखिए, गुलाम हुसैन ठीक है, गुलाम हुसैन डैश करके लिखिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली छोड़कर बंगाल आ गया था। ठीक है, दिल्ली छोड़कर बंगाल आ गया था। कब? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली छोड़कर बंगाल आ गया था। अगला पॉइंट लिखिए, जो इसी में लिखिए, जो अलीवर्दी खां, सिराज जाफर और कासिम का दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार था। ठीक है ना? जो अलीवर्दी खां, सिराज जाफर और कासिम का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए,
जिसकी रचना सियार उल मुक्त खैरीन, क्या नाम है? सियार उल मुक्त खैरीन, क्या नाम था रचना का? मुक्त खैरीन, मुत्क खैरीन है ना, मुत्क खैरीन। इस रचना से प्लासी के युद्ध की संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है ना, इस रचना से प्लासी के युद्ध की संपूर्ण जानकारी मिलती है। प्लासी के युद्ध की संपूर्ण जानकारी मिलती है किससे? सियार उल मुक्त खैरीन रचना से। और उसके रचनाकार कौन है? गुलाम हुसैन। उसका रचनाकार कौन है? गुलाम हुसैन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इस रचना के भी 3 भाग हैं, जिसमें तमाम जानकारी दी हमें, मतलब ये 3 भागों में की गई है रचना, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे लिखते हैं अब, क्योंकि अपने पास वैसे ही बहुत मटेरियल हो गया। ये नोट था ना, अब अगली स्लाइड पे उसी पॉइंट पे आना है अपन, जहां अपन लिख रहे थे दिल्ली हत्याकांड की। ठीक है, इसी दौरान कासिम ने भारतीय कैदियों से, अब देखो क्या होता है, कासिम ने दिल्ली में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करवा दी। एलिस था, गुरगिन था, इन सब लोगों की हत्या, गुरगिन उनमें मिल गया था अंग्रेजों में, इसलिए गुरगिन को भी मार दिया था। अब क्या होता है, जो भारतीय कैदी थे जैसे राम नारायण, जगत सेठ, कृष्ण वल्लभ, राजवल्लभ, है ना, और कौन था, माणिक चंद, इनको भी मरवा दिया था। क्योंकि कासिम का मानना था कि जो लोग मेरे पतन पर खुशी होंगे ना, उनको मैं पहले ही मरवा देता हूं। और किससे मरवाया था? समरू से मरवाया। समरू कौन था? जर्मनी का एक सैनिक था, जो प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक था। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, इसी दौरान कासिम ने समरू के हाथों से भारतीय कैदियों को भी मरवा दिया। जैसे राम नारायण, जगत सेठ, राजवल्लभ, राम नारायण, जगत सेठ, राजवल्लभ, इत्यादि। ठीक है, किसके हाथों से मरवाया था? समरू के हाथों से मरवा दिया। और स्वयं यहां से भागकर कहां चला जाता है? अवध चला जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, क्योंकि कासिम का मानना था, मरवा दिया। आगे लिखते हैं, क्योंकि इसको पूरा तो करें, क्योंकि कासिम का मानना था कि जो मेरी बर्बादी से खुश होंगे, कि जो लोग मेरी बर्बादी से खुश होंगे,
उन्हें मैं पहले ही मरवा दूंगा, पहले ही मरवा देता हूं। कासिम का ऐसा मानना था। कासिम सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था उस समय, मतलब बंगाल का सबसे मेन देखा या तो अलीवर्दी खां के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक, मतलब सबसे विद्वान शासक था कासिम। तो ऐसा कासिम का मानना था। भाई सही बात है कि ये लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, चलो आ जाओ, तुमको भी लपेटा में ले लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इस हत्याओं के बाद कासिम पटना छोड़कर, आगे लिखिए, इन हत्याओं के बाद कासिम पटना छोड़कर, इन हत्याओं के बाद कासिम पटना छोड़कर, एक सेकंड, एक फोन है। ठीक है, इन हत्याओं के बाद कासिम पटना छोड़कर अवध की ओर भाग जाता है, अवध की ओर इन हत्याओं के बाद कासिम पटना छोड़कर कहां भाग जाता है? अवध की ओर भाग जाता है। ठीक है, और अवध नवाब शुजाउद्दौला की शरण में चला जाता है, भाग जाता है, और अवध नवाब शुजाउद्दौला की शरण में आ गया। ठीक है, किसकी शरण में आ गया? शुजाउद्दौला की शरण में। अब भाई वहां पहुंचता है कासिम, कहां पहुंचता है? अवध में पहुंचता है, शाम को पहुंचता है। बेचारा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और रो रहा था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से बोलता है कि मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला बोलता है, बोले कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आइए शाम को बढ़िया दारू वारू पिलाता है, पार्टी करते हैं। और दोनों दारू पीकर बोलता है शुजाउद्दौला, दोनों बढ़िया पार्टी करने के बाद शुजाउद्दौला बोलता है कि मैं हूं ना तेरे साथ, परेशान क्यों हो रहा है, हम दोनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे। तो बड़ा खुश होता है कौन? कासिम। तो बोले कि हम दो क्या कर सकेंगे, मेरी 15,000 सेना पराजित कर दी, 5,000 ने। कि बोले कोई बात नहीं, हम दिल्ली के शासक को भी बुला लेते हैं। तो फिर शाह आलम द्वितीय को भी अपने साथ कर लेते हैं। अब शुजाउद्दौला की शरण में जाता है। ये तो देखो एक याद करने की कहानी थी, लेकिन अब वहां उसकी शरण में चला गया ना, तो फिर अवध के नवाब को कुछ लालच देता है। लालच देता है कि बोले कि अगर हम युद्ध करते हैं दोनों मिलकर, तो मैं 3 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा। अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं तो मैं 3 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा, और बिहार राज्य तथा वहां का भू राजस्व तुम्हें सौंप दूंगा। किसको दिया था? अवध के नवाब को ऐसा आश्वासन दिया था। तो अवध के नवाब ने उसकी बात मान ली और बोला हम दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को भी बुला लेते हैं। जब शाह आलम द्वितीय भी गुट में शामिल हो गया तो बन गया त्रिगुट, और त्रिगुट बन गया तो तीनों ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा था, फिर भी पराजित हो गए थे। अंग्रेजों की मात्र 7,072 सेना थी, और इन त्रिगुट की सेना कौन थी, कितनी थी? 40,000 थी। फिर भी ये युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजों की सैन्य कुशलता सामने आ गई थी। सैन्य कुशलता मतलब उनकी सैन्य क्षमता सामने आ गई थी कि मात्र 7,072 सैनिकों ने 40,000 सैनिकों को बुरी तरह पराजित किया था। तो आगे लिखते हैं अपन। तत्पश्चात शुजाउद्दौला को लालच देकर, तत्पश्चात कासिम ने शुजाउद्दौला को
शुजाउद्दौला कहाँ का था? अवध का। लालच देकर अपने पक्ष में किया, लालच देकर अपने पक्ष में किया, जिसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? कुछ शर्तें बोले 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए युद्ध उपरांत दूंगा, युद्ध उपरांत दूंगा। कौन देगा? कासिम। अगला पॉइंट था कि बिहार राज्य तथा वहां का राजस्व दूंगा। ठीक है। अब ये 2 शर्तें थी, इन शर्तों पर शुजाउद्दौला मान जाता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, उपरोक्त दोनों शर्तों पर शुजाउद्दौला मान गया, शुजाउद्दौला सहमत हुआ, शुजाउद्दौला सहमत हुआ तथा साथ में मुगल शासक या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी शामिल किया। इस प्रकार त्रिगुट बन गया था। ठीक है ना। उपयुक्त दोनों शर्तों पर शुजाउद्दौला सहमत हो गया और सहमत होने के बाद शाह आलम द्वितीय को भी ले लिया अपने पक्ष में और इस प्रकार त्रिगुट बन गया था। ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लो, युद्ध के दौरान घटना। तो हमारा मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, तो हम आगे की अगली हेडिंग रहेगी युद्ध के दौरान घटना। लिख देता हूं, युद्ध के दौरान घटना। ठीक है, ये आगे की हमारी हेडिंग रहेगी। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।